तो आज हम लोग क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक नॉलेज गेन की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या सच कंपनी है क्या, और रादर हम लोगों ने ऐसे बोला था कि कंपनी लॉ के बारे में समझा था, कंपनीज एक्ट के बारे में समझा था। कुछ देखा था कि लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, सेक्शन सब सेक्शन कैसे पढ़ने हैं, कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशंस उसमें दिए हुए थे, वो समझे थे। बट बहुत बेसिक सी क्लास थी, आज उसका कुछ खास रिलेवेंस इस क्लास से नहीं रहेगा, और अभी आने वाली 3-4 क्लासेस हमारी ऐसे ही चलेंगी बेसिक। लेकिन आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने यही किया था, व्हाट वाज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने इसमें ऐसे बोला था कि जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं या किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या कंपनीज एक्ट 1913 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या उससे पहले वाले किसी भी कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो इन आर सिचुएशन उसके ऊपर आज प्रेजेंट टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इसके अलावा हम लोगों ने बोला था कि क्या इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? यस सर। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए हम लोगों ने बोला था कि ऐसी कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, उनके ऊपर भी ये पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। या लास्ट में हम लोगों ने बोला था, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन वाला, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, कॉपी में लिखा होगा आप लोगों ने। हाँ, थोड़ा तेज बोलो, बोलो बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, बोलो, सच्ची बोलो, मैं कह रहा हूँ, अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, आप पढ़ो ना। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एक बंदा बोले, कोई एक बंदा। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, हिमांशु बोलो। बाय द लॉ टाइम बेइंग इन फोर्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरी बात को सुनिए सर, हम लोगों ने बोला कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या हम ऐसे बोलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है? क्या ये बोलना ठीक है? इज LIC अ कंपनी? क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी है या वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है? अगर वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनी है। अगर वो किस में इनकॉर्पोरेटेड है? कंपनीज एक्ट। इसका मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी, हम ऐसे बोले एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कौन सा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कंपनीज एक्ट में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा ले तो वो कंपनी है, तो वो क्या है? कंपनी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो कंपनी नहीं है, फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो फर्क समझना पड़ेगा सर कि LIC एक कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि आप ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो आप देखिएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होने का मतलब वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो कंपनी है। अदरवाइज वो क्या हो सकती है? बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। बात समझ में आ रही? सेम इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बोलूं कि अमेरिका में बनी कंपनी गूगल, क्या कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है? तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है? हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। उनकी कंट्री के हिसाब से शायद वो कंपनी होगी, बट हमारे लॉ के हिसाब से वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। फिर मैं ऐसे बोलूं अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, अगर ये इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये नहीं बने, तो इसका मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बात समझ में आई? लेकिन 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 गूगल ने ही अपना एक ऑफिस खोल दिया इंडिया में, और उन्होंने अपनी एक कंपनी बना दी इंडिया में अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। अब अगर हम ऐसे बोलें तो फिर हम ऐसे बोलेंगे कि गूगल का पेरेंट कंपनी है अमेरिका में,
गूगल की कौन सी कंपनी? पेरेंट कंपनी है अमेरिका में, उसको हम इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर उसी कंपनी ने इंडिया में भी अपनी एक कंपनी बना दी है, तो अब इंडिया में कंपनी बनाने का मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी। अगर वो इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी तो फिर वो क्या है? एक कंपनी है। बात समझ में आ रही? अच्छा, क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? तो किस कंपनी क्या होती है? एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे सर हम बॉडी कॉर्पोरेट की। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे सर हम? बॉडी कॉर्पोरेट। हेडिंग डालिएगा बॉडी कॉर्पोरेट। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? और कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। सर ये कहां एक्सप्लेन्ड है? सेक्शन 2 ब्रैकेट में क्या लिखा? 11 यहां पे क्या कहलाया जाएगा? क्लॉज या सब सेक्शन? क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डेफिनेशन किसकी दी हुई है? बॉडी कॉर्पोरेट की, या बॉडी कॉर्पोरेट को एक ऑल्टरनेटिव नेम क्या दिया गया? कॉर्पोरेशन। और क्या बोला गया? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स। ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंक्लूड्स अगर किसी डेफिनेशन में लिखा है तो ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। जो चीजें लिखी हैं वो तो कंसीडर की ही जाएंगी, इसके अलावा अगर और कोई चीज भी इंक्लूड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स a company incorporated outside India. A company incorporated outside India but does not include अगर हम हाईलाइट करें तो सर आप हाईलाइट करिएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है? यस और नो? तो कह रहे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहीं पे रुकिएगा जरा, और जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको लिखिएगा नहीं, समझिएगा पहले। सर एक जगह मैं लिख रहा हूं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक सर। ये ओएस का मतलब क्या है? आउटसाइड। आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटसाइड है, ठीक है। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं फॉरेन कंपनी। इज देयर एनी डिफरेंस? इज देयर एनी डिफरेंस? यस और नो? सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा सर गूगल INC। सर हम अपने इंडिया में जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम उसका नाम ऐसे लिखते हैं ABC लिमिटेड, या हमने लिखा लेट्स से ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे हम अपने कंट्री, अगर अपनी इंडिया में देखें तो हम अपने इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पहचानना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है या नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एंड में देखेंगे कि क्या लिखा है। अगर एंड में लिखा है सिर्फ लिमिटेड तो इसका मतलब ये कंपनी है पब्लिक लिमिटेड। कैसी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड। और अगर वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब कंपनी कैसी हो गई है? प्राइवेट कंपनी। अभी इस डेफिनेशन के बाद हम प्राइवेट कंपनी की ही डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमको ऐसे पता लग रहा है कि सर इंडिया में अगर आखिरी में लिमिटेड लिखा है तो इसका मतलब वो कंपनी है। ठीक समझ में आई बात? ऐसे ही अमेरिका में नाम के आगे क्या लिखा होता है? INC, तो इसका मतलब वो कंपनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये गूगल INC है, क्या मैं बोल दूं कि ये USA में इनकॉर्पोरेट हुई है? कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? USA में। अब ये तो इनकॉर्पोरेट हुई USA में, तो हम इसको नाम देंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या नाम देंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी कंपनी ने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया है इन इंडिया, अगर इसी कंपनी ने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया है कहां पे? इन इंडिया, तो हम इसको नाम दे देंगे फॉरेन कंपनी। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे? फॉरेन कंपनी। इसका मतलब अगर कोई कंपनी ऐसी है जो चाइना में बनी है, जो कहां बनी है? चाइना में, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं करती, लेकिन वो इंडिया में अपना कोई काम नहीं करती, तो हम उस कंपनी को नाम क्या देंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर किसी कंपनी, बोलो, अगर किसी
कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का इंडिया में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी। डिफरेंस समझ में आया? इसका मतलब एक कंपनी जो सिर्फ फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, तो वो कंपनी कहलाई जाएगी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर वही कंपनी जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, तो फिर वही कंपनी क्या कहला दी जाएगी, फॉरेन कंपनी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी कंपनी जो चाइना में इनकॉर्पोरेटेड है और उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? तो डेफिनेशन में ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। इसका मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है बट वो फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 में बॉडी कॉर्पोरेट है, और अगर उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी, फॉरेन कंपनी बन जाएगी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। बात समझ में आई? यस और नो? तो इसका मतलब जो चीज हम लोगों ने हाईलाइट की है ना, इसमें मेन फोकस हमको इसलिए करना है क्योंकि शायद इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है बट फिर भी ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने क्या लिखा, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, अब लिखिएगा, but does not include a cooperative society। कौन सी सोसाइटी? a cooperative society registered under any law relating, a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies। अब बताइए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? क्वेश्चन क्या है, क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? तो हम लोगों ने बोला इट डज नॉट इंक्लूड, कोई भी ऐसी सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, साथ ही साथ लिखिएगा एंड अभी मैं तुमको यार लिखवा दूंगा ये वाली बात, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाली बात अभी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, लिखेगा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, any other body corporate not being a company, not being a company as defined in this act। अभी इस पे एग्जाम्पल दूंगा, सुनिएगा ध्यान से। not being a company as defined in this act which the central government may by notification, which the central government may by notification specify in this behalf, specify in this behalf। अब सुनिएगा, देखें सर, देखें सर, ध्यान से सुनिए सर, LIC क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या LIC एक कंपनी है? तो तुम बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, या किसी पुराने प्रीवियस लॉ में, प्रीवियस कंपनी लॉ में ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। लेकिन क्या LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है? तुम बोलोगे यस, ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली, क्या निकाली? एक नोटिफिकेशन,
और उस नोटिफिकेशन में ये एक्सप्रेसली लिख दिया कि LIC एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानी जाएगी, LIC एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानी जाएगी, तो क्या अभी भी उसको बॉडी कॉरपोरेट मानोगे? अब पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 2, ये लिख लीजिएगा ऐसे ही। क्या LIC एक कंपनी है? तो तुम बोलोगे नहीं। क्या LIC एक बॉडी कॉरपोरेट है? तुम बोलोगे यस। क्या LIC के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? यस। लेकिन 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 हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के एक्सप्रेसली ये बोल दिया कि LIC एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं मानी जाएगी, तो क्या हम उस नोटिफिकेशन को मान लें? हाँ, हम उस नोटिफिकेशन को मान लेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले फटाफट से। डेफिनेशन अगर देखोगे तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, और लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। और बट डज नॉट इंक्लूड में पहली बात लिखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरी बात क्या लिखी है? क्या लिखा है यहां पे? ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी। ओहो सर, हिंदी अंग्रेजी में लिख दी ना, तो पता ही नहीं लगा कि ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हिंदी को अंग्रेजी में भी लिखोगे। अंजलि सिर से हाथ हटाओ, हाँ हाथ नहीं रखना सिर पे। सर ये कोई तरीका होता है? एक तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें पढ़ा रहे हो, ऊपर से जिस बॉडी पोस्चर में बैठना चाहते हैं उस बॉडी पोस्चर में बैठने भी नहीं दे रहे। हाँ यहाँ तक लिख लिया। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता था? ध्यान से देखिएगा, यहां से पढ़िएगा, यहां से, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर। मैंने बोला LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यस बिल्कुल है, लेकिन LIC इस सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके एक्सप्रेसली ये बोल दे कि LIC बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाली तो LIC बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में एक्सप्रेसली लिख दिया कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी, तो अब हम मान लेंगे कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। क्या यही लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सप्रेसली बोल दे कि LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हम नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्लियर कर रहे हैं कि उसके ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 11 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्की बात। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल सुनिएगा। क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के, क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निकाल के? नोटिफिकेशन निकाल के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कह सकती है कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ये कह सकती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तुम भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो? क्यों? क्योंकि सर ऊपर एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस। किसी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकती, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं हो। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल भी दे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फिर भी हम उस नोटिफिकेशन को वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है कि किसी कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जाम्पल भी नोट करिएगा। हम लोगों ने क्या लिखा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के क्या कह रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? सच नोटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। सच नोटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि किसी कंपनी के लिए, किसी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नोटिफिकेशन पास कर ही नहीं सकती।
देख लो भाई सर, इसका मतलब कोई बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? तो सर हमको पता कैसे लगेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? हमको पता कैसे लगे कि एक, हमने जैसे ये बोला LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो तुमको कैसे पता लगा कि बॉडी कॉर्पोरेट है? तो कहते ध्यान से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, भले ही वो कंपनीज एक्ट हो, भले ही वो कोई दूसरा एक्ट हो, तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो वो क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट। अगर उसके पास परपीचुअल सक्सेशन का एडवांटेज हो तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता हो, अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हो, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इनकॉर्पोरेटेड है किसी दूसरे लॉ में, अगर वो अपने नाम से सूट फाइल कर सकता है या उसके नाम पर सूट फाइल कर सकता है, तो भी वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। इसीलिए बताओ, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस और नो? यस और नो? कहते हैं यस, LLP को एक बॉडी कॉर्पोरेट माना गया। LLP को एक बॉडी कॉर्पोरेट माना गया। ऑल्दो LLP के लिए अपना LLP एक्ट 2009 बना हुआ है, तो वो LLP अपने LLP एक्ट 2009 को फॉलो करेगी, लेकिन जब तक वो नहीं बना था तब तक LLP को क्या मान रहे थे हम? बॉडी कॉर्पोरेट मान रहे थे, और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? कोई चीज पूछनी है? अब अगर डेफिनेशन बोले तो कहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज, हाँ याद करना ये क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट को कोई दूसरा नाम दिया गया? कॉर्पोरेशन। और क्या बोला गया? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स क्या? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बस उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक सर, अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ना मान के कंपनीज एक्ट में क्या मानी जाएगी? फॉरेन कंपनी। क्या इनके ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अप्लाई होती है? यस, बट इट डज नॉट इंक्लूड। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं माना गया। और दूसरे नंबर पे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू मना कर दे कि इस बॉडी कॉर्पोरेट को आप कंपनीज एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट ना मानिएगा। आई बात समझ में? देख लो भाई, कुछ पूछना तो नहीं है? ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लिए। पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या बात की है कि LIC एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आपने बोला हाँ है। लेकिन अगर हम बोलें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोल दे कि LIC को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो हम उस नोटिफिकेशन को वैलिड मानेंगे, और अब हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या सेम नोटिफिकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट से पहले एक कंपनी है, और कंपनी के लिए एक्सप्रेसली डेफिनेशन में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती। ठीक होगी बात? पक्की बात? चलो सर, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं सर। लिखेगा सर सेक्शन 2 क्लॉज 45। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। शायद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो तुमको फिर भी कुछ हद तक थोड़ी रिकॉल होती होगी, लेकिन ये जो डेफिनेशन हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है सर। क्या लिख रहे हैं हम? गवर्नमेंट कंपनी। सर ध्यान से, सर अगर कोई कंपनी भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई कंपनी भले ही वो कौन सी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, उससे मतलब नहीं है। अभी जितने भी वर्ड्स बीच में आ रहे हैं ना, लिमिटेड, प्राइवेट, पब्लिक, हमको यही आने वाली 4-5 क्लासों में डिस्कस करने हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम सिर्फ बेसिक टर्म्स ही क्लियर करेंगे। अभी जो वर्ड आते जा रहे हैं उनको समझते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी। कहाँ लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कंपनी भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, अगर उस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब? यूनियन ऑफ इंडिया।
और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जैसे हम ऐसे बोलेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की स्टेट है तो लिखा जाएगा स्टेट ऑफ यूपी, अगर महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है तो लिखा जाएगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगा रही तो लिखा जाएगा स्टेट ऑफ बिहार। अब ध्यान से, अगर किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं तो वो जिस कंपनी में सरकार ने शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। वो कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन सर अगर एक भी शेयर एक्वायर कर लिया तो क्या गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी या कुछ परसेंटेज है? तो कहते हैं सर कुछ परसेंटेज है। परसेंटेज ऐसे लिखा है कि 51% से कम नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनी में 51% से कम शेयर्स एक्वायर किए हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। कम से कम गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए उस कंपनी में सरकार का 51% का होल्ड होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? कम से कम। कम से कम कितना स्टेक होना चाहिए? 51%। अगर 51% से 0.1% भी कम हुआ तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। फिर से, अगर एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में सरकार ने कितने परसेंट एक्वायर किए हुए शेयर्स? कम से कम 51, खाली नहीं बोलना, क्या बोलना? कम से कम कितना एक्वायर किया हुआ है? 51% का स्टेक। तो जिस भी कंपनी में सरकार ने 51% का स्टेक एक्वायर किया हुआ है उस कंपनी को हम नाम क्या देंगे? गवर्नमेंट कंपनी। पहली चीज। सर ये जो कंपनी है जिसमें सरकार ने शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, ये सरकार क्या है? ये सरकार दो तरीके की लिखी हम लोगों ने, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अभी तक। फिर हम ऐसे भी बोल रहे हैं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? यूनियन ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? किसी भी स्टेट की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड? कौन सी कंपनी? एबीसी लिमिटेड। और इस एबीसी लिमिटेड में यूनियन ऑफ इंडिया ने 29% का स्टेक एक्वायर किया हुआ है। तो अभी ये एबीसी लिमिटेड के नाम में कहीं प्राइवेट नहीं लिखा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। ठीक सर। यूनियन ऑफ इंडिया ने कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया हुआ है? 29%। 51% से कम है, इसलिए वो एबीसी लिमिटेड अभी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। सर फिर इसी के बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने शेयर्स एक्वायर कर लिए 41% के इसी एबीसी लिमिटेड में। कितने शेयर्स एक्वायर कर लिए? 41% के इसी एबीसी कंपनी में, एबीसी लिमिटेड में। अब ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक कितना था? 29%। स्टेट ऑफ यूपी का स्टेक कितना हो गया? 41%। टोटल किया तो कितना हो गया? 70%। हम लोगों ने क्या बोला था? सरकार का कम से कम स्टेक कितना होना चाहिए? 51। यहां कितना है? क्या एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी कह दी जाए? यस सर, बिल्कुल कह दी जाए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये था पहला एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में आपने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 29% शेयर एक्वायर किए हुए हैं तो एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोली जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 के साथ साथ स्टेट ऑफ यूपी ने 41% शेयर एक्वायर किए हुए हैं तो टोटल शेयर होल्डिंग कितनी होगी सरकार की? 70%। इस वजह से एबीसी लिमिटेड क्या कहला दी जाएगी? एक गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर। 29% शेयर एक्वायर किए हुए हैं यूनियन ऑफ इंडिया ने, 21% शेयर एक्वायर किए हुए हैं स्टेट ऑफ यूपी ने। बताओ क्या एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? यस और नो? टोटल करो जरा कितना हो रहा है? 29 + 21 50। हमको कम से कम कितना चाहिए? अगर मैं बोलूं कि 0.9% शेयर एक्वायर किए हुए हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने, अब टोटल कितना हुआ? 50 अभी भी एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। लेकिन सर 0.2% शेयर एक्वायर कर लिए हैं स्टेट ऑफ बिहार ने इसी कंपनी में। अब क्या हो गया? 29 + 21 हो गया 50%। 50 के बाद महाराष्ट्र ने एक्वायर किया 0.9 तो हो गया 50.9। फिर 0.2 किसने एक्वायर कर लिया? बिहार ने। तो क्या बन गया? 51.1%। क्या 51% से ज्यादा हो गया?
अब एबीसी लिमिटेड वापस से क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी। बात समझ में आई? इसका मतलब कम से कम सरकार का कितना स्टेक होना चाहिए? 51%। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी बनने का मतलब क्या है? कि वो कंपनी सरकारी कंपनी हो गई? क्या अब उस गवर्नमेंट कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी सरकारी नौकरी लग गई है? कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब अब गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। सिर्फ उस कंपनी को कंपनीज एक्ट में क्या नाम दे दिया गया है? गवर्नमेंट कंपनी। सर एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनने के बाद क्या कुछ स्पेशल स्टेटस मिल जाता है? कहते हैं सर हम कंपनीज एक्ट जब पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा ऐसे कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगते, जो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगते। अब इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो शायद उसको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फिर उसको वो सारे प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत पड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। कौन से क्लॉज में डेफिनेशन आएगी? सेक्शन 2 क्लॉज। ये सब दिमाग में ना बादाम खाओ और याद करो, बादाम खाते जाओ और याद करते जाओ, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये याद रहना भी चाहिए। इतनी बार दिमाग में बार बार रिकॉल करना, और सबसे बढ़िया तरीका होता है सेक्शन को याद करने का कि अपने 1 2 4 दोस्त बनाओ जिनके साथ तुम सेक्शंस पे कन्वर्सेशन करो, तो तुमको सेक्शन ज़्यादा ईजिली याद रह जाएंगे। सेक्शन रटे नहीं जाते, जितनी बार बोलोगे उतनी ज़्यादा बार तुमको पॉसिबिलिटी होगी सेक्शन के याद रह जाने की। तो बोलने का मतलब ये है सिर्फ अकेले में तुम बोलेंगे नहीं, तो अकेले में ना बोल करके फिर किसके साथ बोलें? कहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो। सर हो सकता है हमको वो सर्कल से बाहर निकाल दें, तो अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप फ्रेंड सर्कल से बाहर ही निकल जाओगे तो तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं रहेगा, काम ही नहीं रहोगा तो घर में बैठ के बोलते रहना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45 क्या लिख रहे हैं हम सर? गवर्नमेंट कंपनी। लिखें सर? लिखें? चलो लिखो, लिखेगा सर। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company. Government company means any company in which, any company का मतलब क्या है? भले ही प्राइवेट हो या पब्लिक। तो यहां लिख लीजिएगा any company का मतलब यहां पे क्या है? प्राइवेट और पब्लिक। ऑल्दो अभी हमको पता नहीं है कि प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, अभी हमको पता नहीं है, अभी हमने सिर्फ सुना है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब क्या है? कम से कम। कम से कम लिखा है, कसम से कसम ना लिख देना। हाँ, कम से कम। इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital of the paid up share capital is held by the central government. CG का मतलब समझ रहे हो ना? is held by the central government or is held by the central government or by any state government, is held by the central government or by any state government or governments जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे लिखना है ना, स्टेटमेंट में ना लिखते चले जाना, जहां जहां मैं लाइन चेंज कर रहा हूं तुम भी लाइन चेंज कर देना। बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। अभी एग्जाम्पल पूछूंगा तो बताना कि इस एग्जाम्पल को किससे रिलेट करोगे। तो बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और partly by the central government and partly by one
or more, partly by the central government and partly by one or more state governments. Partly by one or more state governments. ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी ना स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 लाइनें छोड़िएगा और एग्जाम्पल देखिएगा, 2 लाइनें छोड़िएगा और एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो करिएगा, नहीं तो समझ लेने की कोशिश करिएगा। नोट कर लेंगे तो 1 महीने बाद जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ याद आ रहा है, और एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 महीने बाद ऐसा लगेगा कि हमने कभी एग्जाम्पल सुना ही नहीं था। तो तुम 1 महीने बाद बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल दिया ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि याद तो कुछ रहेगा नहीं, एग्जाम्पल शब्द नहीं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं सर एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, क्या कोई इससे फ़र्क पड़ेगा? पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ABC लिमिटेड का, और अब हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ABC प्राइवेट लिमिटेड का। ध्यान से सर, ABC प्राइवेट लिमिटेड में 3 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 3। तीनों की शेयर होल्डिंग कुछ इस तरीके से है कि एक शेयर होल्डर है 33% का, एक शेयर होल्डर है 19% का। 33 और 19 कितना हो गया? 33 और 19 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। और बचा कितना? 48%। ये तीसरे शेयर होल्डर का। अब ध्यान से सर, जो 33% शेयर होल्डिंग है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलो 3 की जगह भी ना, चलो 4 ले लेते हैं, और इस 48 को कर देते हैं 28 और 20, ऐसे करते हैं। सर जो 33% शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 19% की जो शेयर होल्डिंग है वो मिस्टर ए के पास। 28% की जो शेयर होल्डिंग है वो मिसेस ए के पास, और 20% की जो शेयर होल्डिंग है वो है मिस्टर बी के पास। कोई दिक्कत? सही है, ठीक सर। क्या ये ABC प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? यस और नो? नो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर दूसरा एग्जांपल सर, ABC प्राइवेट लिमिटेड में अभी भी 4 शेयर होल्डर्स हैं। अभी भी कितने शेयर होल्डर्स हैं? 4। 33% शेयर्स हैं अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 19% जो शेयर्स पहले किसके पास थे? मिस्टर ए के पास। वो मिस्टर ए ने सेल करके दे दिए हैं स्टेट ऑफ यूपी को। किसको दे दिए हैं? स्टेट ऑफ यूपी को। 28% जो मिस्टर ए की वाइफ मिसेस ए हैं, वो कह रही हैं हमारे पति पगला गए हैं, पता नहीं क्यों अपना सारा शेयर दे दिया है यूपी की सरकार को, हम तो नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। और 20% भी अभी भी किसके पास है? मिस्टर बी के पास। क्या अभी ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? क्योंकि 33% किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 33 + 19 किया तो कितना हो गया? 52। 52 हो गया तो मतलब 51% से ज़्यादा। 51% से ज़्यादा हो गया तो ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या कहला दी जाएगी? ये क्या कहला दी जाएगी? एक नाउ इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। बात समझ में आ गई? पक्की बात? आगे बढ़ें। सो तीसरा एग्जाम्पल, ABC प्राइवेट लिमिटेड में अगेन 4 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 4। 33% शेयर्स हैं सर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास। सब एग्जाम्पल अलग अलग हैं, ठीक है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास। 19% शेयर्स हैं स्टेट ऑफ यूपी के पास। 28% शेयर्स हैं मिसेस ए के पास। 20% शेयर्स हैं मिस्टर बी के पास। क्या अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है? येस और नो? सर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आ रहा है, एक भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्या इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी भी ये क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि 33 + 19 कितना हो जाता है? 52। और 52% का स्टेक किसके हाथों में है? सरकार की हाथों में। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार नहीं सर, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार का मतलब, केंद्र का मतलब सेंट्रल, और राज्य सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है अगेन। यस, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी।
सही है, पक्की बात, देख लो भाई। और एग्जाम्पल लें सर, ABC प्राइवेट लिमिटेड, अगेन इसमें 4 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं सर? 4। ध्यान से देखिएगा, 52% शेयर्स हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास, 28% शेयर हैं मिसेस ए के पास, 10% शेयर्स हैं मिस्टर बी के पास, और 10% शेयर्स हैं मिस्टर सी के पास। क्या अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है? सिर्फ एक सरकार है, राज्य सरकार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस, अभी भी क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। यस, इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। कुछ पूछना है? एक और एग्जांपल लेते हैं, खत्म करते हैं फिर। ABC प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी? ABC प्राइवेट लिमिटेड, 4 शेयर होल्डर्स हैं सर। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 4। सर नोट करिए, 20% है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 20% है स्टेट ऑफ यूपी के पास, 10% है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के पास, 50% है मिस्टर ए के पास। क्या अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस और नो। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास स्टेक है वो 51% से कम का है। सर 3-3 सरकारें हैं फिर भी नहीं है? हाँ, 4 सरकारें हों, 10 सरकारें हों, उससे लेना देना नहीं है। हमको क्या देखना है कि सरकारों के पास स्टेक कितना है, और स्टेक यहाँ पे कितना है? 20 + 20 + 10 = 50%। तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगी? नो, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कुछ पूछना है? पक्की बात। अब जरा हम अपनी जो डेफिनेशन लिख रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, बोला था मैंने 2 लाइनें बची हैं अभी, लिखिएगा जरा। ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है तुमको समझ में आ गई सर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए क्या लिखना है, लिखिए सर। एंड इंक्लूड्स, सर एक तो ना इस इंक्लूड और मीन ने बड़ा दिमाग खराब किया है। अच्छी खासी डेफिनेशन चल रही होती है, बीच में एक स्टेटमेंट और ऐड हो जाती है। क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स अ कंपनी, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी, व्हिच इज अ सब्सिडरी कंपनी। फिर सर एक नया नाम आ गया, which is a subsidiary company of such government company, of such government company। समझे? सर ध्यान से, सर एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी? ABC प्राइवेट लिमिटेड। इस ABC प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। PQR प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी कौन सी है? ABC प्राइवेट लिमिटेड। और ABC प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा कहाँ लगाया हुआ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई है? इन द शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड, PQR प्राइवेट लिमिटेड। अब ध्यान से सर, जब हमने PQR प्राइवेट लिमिटेड को पूछा कि बताइए आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन है, आपके बताइए कौन कौन है शेयर होल्डर्स, कौन कौन है? तो इन्होंने बोला कि भैया 52% के शेयर्स तो एक्वायर किए हुए हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड वालों ने। 52% के शेयर्स किसने एक्वायर किए हुए हैं? ABC प्राइवेट लिमिटेड वालों ने। 20% शेयर एक्वायर किए हुए हैं मिस्टर पी ने। किसने एक्वायर किए हुए? मिस्टर पी ने। 10% शेयर एक्वायर किए हुए हैं मिस्टर क्यू ने। किसने एक्वायर किए हैं? मिस्टर क्यू ने। और 18% शेयर एक्वायर किए हुए हैं मिस्टर आर ने। अब अगर हम ध्यान से देखें तो शायद जो PQR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके 4 शेयर होल्डर्स हैं। कौन कौन 4 शेयर होल्डर्स हैं? पहला शेयर होल्डर कौन है?
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा था कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसमें, इन द शेयर्स ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के 52% शेयर्स खरीदे हुए हैं और इस वजह से वो शेयर होल्डर है। और 3 शेयर होल्डर कौन है सर? 20% की शेयर होल्डिंग है मिस्टर पी के पास, 10% की शेयर होल्डिंग है क्यू के पास, 18% की शेयर होल्डिंग है आर के पास। क्वेश्चन सुनिएगा सर, क्या मैं बोल दूं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं पीक्यूआर लिमिटेड में? क्या बोल दूं मैं? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं किसमें? पीक्यूआर लिमिटेड में। तो क्या मैं बोल दूं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है? कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए, अभी होल्डिंग सब्सिडरी की जब डेफिनेशन करेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा के शेयर्स एक्वायर कर ले, फिर से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले तो वो दूसरी कंपनी पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है। वो दूसरी कंपनी पहली वाली कंपनी की क्या बन जाती है? सब्सिडरी। पहले वाली क्या बन जाती है? होल्डिंग सब्सिडरी की। फिर से सुनिएगा, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा के शेयर्स एक्वायर कर ले तो जो कंपनी 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर रही है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर हो रहे हैं वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। लेकिन सर गड़बड़ कहां हुई है? ध्यान से सुनिएगा जरा। गड़बड़ सर यहां हुई है कि सर जो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, जब हमने इसके शेयर होल्डर्स के बारे में पता लगाया, जब हमने किसके शेयर होल्डर के बारे में पता लगाया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर कौन है, जब हमने ये पता लगाया तो पता लगा कि इसके 3 शेयर होल्डर हैं, जिसमें 29% शेयर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 29% शेयर किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 31% शेयर्स हैं स्टेट ऑफ यूपी के पास और 40% शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद पता लगता है कि सरकार के पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में कितने शेयर्स हैं? 60%। 29 प्लस 31 टोटल कितना हो गया? 60। इसका मतलब शेयर होल्डर्स अगर हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के देखते हैं तो हमको पता लगता है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 60% शेयर होल्डिंग सरकार के हाथों में है। तो क्या ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई? यस और नो? बन गई ना? क्यों बन गई? क्योंकि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 51% से ज्यादा शेयर किसके पास हैं? सरकार के पास। और इसी गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं, उसकी एक सब्सिडरी भी है। उसकी क्या है? एक सब्सिडरी। तो इस सब्सिडरी को भी क्या गवर्नमेंट कंपनी बोल दें? इसका मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो उस होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। यही स्टेटमेंट हम लोगों ने ऊपर लिखा था, जो आप ऊपर देखिए डेफिनेशन में लिख कर आए थे। क्या लिख कर आए थे? एंड इंक्लूड्स अ कंपनी। अब ध्यान से, एग्जांपल याद है ना, एक एबीसी थी, एक पीक्यूआर थी। अब मेरे को बताइए ये आ कंपनी कौन सी है? पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच, और ये सच गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, और अभी एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसी एग्जाम्पल के बाद। पहले नोट करिए फटाफट से।
क्या हो गया है? जिम विम जा रहा है क्या? जिम जा रहा है क्या? ओहो ये सही है। नेक्स्ट संडे से आपकी क्लास होगी। इस संडे आपकी छुट्टी है, नेक्स्ट संडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, संडे को भी, ठीक है। संडे को फेस टू फेस, लाइक मतलब जो TTS में जो शेड्यूल चल रहा है तो चले गई, अलॉन्ग विद दैट संडे को भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस संडे तो नहीं होगी बट अगले संडे से होगी। अरुण सर अगर नहीं भी लेंगे तो मैं लूँगा, कंपनी लॉ की भी लूँगा, JIGL की भी लूँगा, दोनों की लूँगा, हैं। SBEC की क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे से। सैटरडे को आपको टीचर से मिलवाया जाएगा। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं जो पढ़ाता हूँ बस वही ठीक है। ज़बरदस्ती के मेरे को नए नए सब्जेक्ट नहीं चाहिए, खुश हूँ इन सब में, ठीक है। अगर मेरे को किसी संडे कहीं जाना पड़ गया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, तो अगर मेरे को कहीं जाना पड़ गया तो मैं छुट्टी करूँगा, अदरवाइज नो छुट्टी। शादी हो गई होती तो फिर तो रुकना पड़ जाता घर। जैसे अरुण सर नहीं आएंगे अभी संडे को, अरुण सर की शादी हो चुकी है, हमारी नहीं हुई, तो हम तो फ्री हैं, हम तो जहाँ मर्जी जाएं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और कभी किसी के पास जाना पड़ गया तो फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है? रिश्ता पक्का करके आना। छोटी सी उम्र है मेरी अभी, रिश्ता पक्का कर गया, बाली उम्र, छोटा सा उम्र। मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है तुम लोग से 7-8 महीने का फ़र्क होगा बस। उससे ज़्यादा थोड़ी ना आएगा, हार्डली 7-8 मंथ्स। चलो मोटा मोटा 10 महीने पकड़ लो बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आई एम जस्ट 22। वो तो स्वीट 16, 17, 18 चलता है। ठीक है, बढ़े आगे, है ना। सर ध्यान से लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पे, सिंस, लिखिए सिंस ABC प्राइवेट लिमिटेड is holding company of, since ABC Private Limited is holding company of PQR Private Limited, and it is also a government company, and it is also a government company. इट का मतलब यहां पे क्या है? इट का मतलब यहां पे क्या है? बोलो बेटा, इट का मतलब क्या है? कौन सी कंपनी? हाँ तो बोलो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मेरे से शर्माओगे तो कहाँ जाओगे? अगर मेरे से शर्म आ रही है ना तो तुम इंट्रोवर्ट हो, मेरे से शर्माने की जरूरत नहीं है। एकदम हम सब हम उम्र हैं। कौन सी उम्र है? हम उम्र, हाँ भाई भाई। चलो, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड एंड इट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। Therefore, according to second part of the definition, according to second part of the definition of government company, therefore according to second part of the definition of government company, here PQR limited, PQR private limited will also be treated as, government company. It will also be treated as government company because it is a subsidiary company, because it is a
subsidiary company of government company, because it is a subsidiary company of government company. एक बार जरा पढ़ लो, अंग्रेजी समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो पूछो, नहीं तो मैं तब तक तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल तैयार करता हूं. पढ़ लो फटाफट से, पहले एक बार 1 मिनट का टाइम लीजिए, पढ़िए उसको. चलो देखो जरा एग्जाम्पल. चलो एक और लिख देता हूँ यहाँ पे. हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए एग्जाम्पल, पहला वाला पढ़ना जरा, ठीक है. पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है. कहते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए हैं कितने % शेयर्स इन एक्स लिमिटेड? 52%. ठीक. अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक्स लिमिटेड का स्टेटस बताओ. एक्स लिमिटेड में क्या 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के पास हैं? तो एक्स लिमिटेड क्या बन जाती है इस वजह से? गवर्नमेंट कंपनी. इसमें कोई शक? किस सेक्शन की वजह से? सेक्शन 2 क्लॉज 45. ठीक. फिर जब हमने एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो पता लगा एक्स लिमिटेड ने कितने % शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं जेड लिमिटेड में? 50.2. मोर देन 50. क्या बोल रहे हैं? मोर देन 50. क्या इस रीजन की वजह से मैं बोल दूं कि जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई है एक्स लिमिटेड की? और क्या मैं ऐसे भी बोल दूं कि एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई है जेड लिमिटेड की? अब मैं क्या ऐसे बोल दूं कि जेड लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी की? इस रीजन की वजह से जेड लिमिटेड भी क्या कहलाई जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी. और मैं क्या बोलूंगा ऐसे, सिंस, ध्यान से सुनना पहले, सिंस जेड लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इस रीजन की वजह से जेड लिमिटेड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी. बात समझ में आ गई? अब ध्यान से, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, जेड लिमिटेड इज अ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. क्या बोल देंगे? जेड लिमिटेड इज अ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बट इनडायरेक्टली क्या है? गवर्नमेंट कंपनी. इस वजह से हम इसको नाम क्या दे रहे हैं? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. क्या बात समझ में आ गई? लिखने की जरूरत है? क्या समझ में आ गई बात? मेरे को लग रहा है वैसे जो प्रेजेंट किया हम लोगों ने सही है. ये एरो एरो ऐसे ऐसे तीरे बनाना सब समझ में आएगा. नीचे आओ, दूसरा एग्जाम्पल देखो. हाँ सब, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको जितने भी वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे थे ना गवर्नमेंट कंपनी को, सब पे कोई बात नहीं, हम तो डेफिनेशन में लिखा है कि हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे, बात खत्म हो गई. डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ डीम्ड वर्ड यूज करने के लिए कि अगर डायरेक्ट होगा तो गवर्नमेंट कंपनी, इनडायरेक्ट होगा तो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बन गई मतलब उसको सारे एग्जामिशन मिल गए. ठीक. नीचे आए, सेकंड एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना शेयर होल्ड कर रही है एक्स लिमिटेड में? 50.5. क्या इस रीजन की वजह से एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. अब एक्स लिमिटेड ने कितने किसमें शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं? 50.2% इन जेड लिमिटेड. क्योंकि मोर देन 50 है तो हम ये तो बोल सकते हैं कि जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है. ये भी बोलेंगे कि एक्स लिमिटेड होल्डिंग है ऑफ जेड. लेकिन क्योंकि एक्स लिमिटेड खुद ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इस वजह से जेड लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी. आगे बात समझ, पक्की बात. देख लो भाई, कुछ पूछना हो तो समझ लो. बढ़े बढ़े आगे. चलो सर नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं सर. लिखिएगा डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी.
कर लो ना, लो। जो जो डेफिनेशन देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, वो तो तुमको करनी जरूरी है, उनको छोड़ नहीं सकते। जो नहीं कराऊंगा वो भले छोड़ देना, लेकिन जो कराऊंगा वो तो करनी पड़ेगी, ठीक से, और याद भी करनी पड़ेंगी। अब हम अगली डेफिनेशन किसकी करेंगे? प्राइवेट कंपनी की। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68। बॉडी कॉर्पोरेट का क्लॉज क्या था? क्लॉज 11। और अभी हम लोगों ने कौन सी कंपनी पढ़ी? गवर्नमेंट कंपनी, उसका कौन सा क्लॉज था? 45। अब कौन सी कंपनी पढ़ने जा रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का क्लॉज क्या है? 68। पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे, क्लॉज क्या है? 71। अभी प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है? 68। सर वैसे जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं ना, वो डेफिनेशंस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। कौन से ऑर्डर में होती हैं? अल्फ़ाबेटिकल। तो जो भी डेफिनेशन ए से स्टार्ट हो रही होंगी वो पहले, फिर बी, सी, डी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो क्लॉजेज हैं वो ऊपर नीचे हैं। लाइक देखिए सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट आया तो वो बी से स्टार्ट था, तो स्टार्टिंग में ही आ गया, इसीलिए वो सब सेक्शन 2 क्लॉज 11 बन गया। गवर्नमेंट कंपनी जी आ रहा है तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो बीच में आया 45। उसके बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो पी आ रहा है तो प्राइवेट कंपनी कौन सा? 68। अब अगर पी देखें तो प्राइवेट भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पब्लिक भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों सेम हो गए। तो फिर प्राइवेट में देखा पी आर, तो पब्लिक में देखा पी यू, तो आर पहले आ रहा था तो वो 68 बन गया, यू बाद में आ रहा था तो 71 बन गया, ऐसे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में उनको क्लॉजेस दिए जाते हैं सारे लॉ में। हर किसी भी लॉ में डेफिनेशन उठा के देखेंगे तो वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही दी होंगी। और इसी सेम ऑर्डर में डिक्शनरी बनाई जाती है। डिक्शनरी भी बिल्कुल सेम ऑर्डर में बनती है, इसीलिए हम उसको पढ़ पाते हैं ईजिली, तो उसको लोकेट करना आसान हो जाता है। ठीक सर, हो गया नोट? अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सर किसकी हेडिंग लिखिएगा? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68। क्या हो गया? चलो लिखें। सर हम लोगों ने ऐसे बोला था कि एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, एक कंपनी के ऊपर उसके रूल्स भी अप्लाई होते हैं, एक कंपनी के ऊपर अगर किसी कोर्ट में कोई केस लॉ हुआ है तो उस केस लॉ की जजमेंट भी अप्लाई हो जाती है। ये सब हमने पढ़े थे कि ये सब एक्सटर्नल लॉज होते हैं। कैसे लॉज होते हैं? एक्सटर्नल लॉज। क्या कुछ इंटरनल भी थे? तो हम लोगों ने बोला था लाइक एमओए, एओए, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का प्रोसीजर, कंपनी के प्रोग्राम, ये सब क्या है? कंपनी के इंटरनल लॉज हैं जो कंपनी खुद बनाती है अपने लिए। अब सर जो ये आर्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं। क्या बताते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं। लिखिएगा सर, लिखिएगा, एक स्टेटमेंट लिखिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी private company means a company having a minimum paid up share capital. Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. As may be prescribed का मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जहां जहां भी लिखा हुआ है as may be prescribed, इसका मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। और रूल्स किसने बनाए हैं? मिनिस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाए। ये पावर किसने किसको दी? ये पावर पार्लियामेंट ने किसको दी? एमसीए को। किस सेक्शन में दी? सेक्शन 469 में। 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक तरीके से हम ऐसे बोलते हैं, पार्लियामेंट ने पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे है एमसीए, और एमसीए हमारे लिए क्या बना रही है? रूल्स बना रही है। क्या बना रही है? रूल्स। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, आगे लिखेगा, एंड which by its articles, which by its articles। सर पहले आपने शायद कभी 11वीं 12वीं में कंपनी के बारे में सुना हो, तो शायद आपने किसी डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ पढ़ लिया होगा कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख।
बट ये एज सच कोई लिमिट आज प्रेजेंट टाइम पे नहीं चलती। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी तो रूल्स में प्रिस्क्राइब की जाएगी, बट रूल्स में एज सच कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। रूल्स में एज सच कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, अभी तक इस पे कोई रूल नहीं बना। इसका मतलब हम ऐसे कहना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी, पहले तो हम पढ़ते थे कि 1 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल से रजिस्टर होती है। कितने रुपए की कैपिटल से होती है? 1 लाख रुपए। बट अब तो कुछ लिखा नहीं है डेफिनेशन में ऐसा, अब तो ऐसे लिख दिया कि मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। इसका मतलब फिर मिनिमम अमाउंट होगा कितना? तो सर क्या हम 1 लाख रुपए से कंपनी आज बनाना चाहें प्राइवेट कंपनी तो क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। 50,000 रुपए से बनाना चाहें बना सकते हैं? बना सकते हैं। 10,000 रुपए से बनाना चाहें बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। 1,000 रुपए से बनाना चाहें बना सकते हैं? हाँ। 500 रुपए से? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। इसका मतलब आज प्रेजेंट टाइम पे प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, नहीं। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है ना, वो पहला स्टेटमेंट तो हमको सिर्फ इतना ही बताता है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होगी, लेकिन वो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय एमसीए इन रूल्स। बट रूल्स में उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं है। इस वजह से हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोई ना कोई पेड अप शेयर कैपिटल तो होगी। 0 रुपीज से तो प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट तो होगा। बट क्योंकि मिनिमम अमाउंट कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, इस वजह से वो मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है। आज आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर 5,000 रुपए से भी कंपनी बनाना चाहें तो बना लीजिए। ठीक है बात, कोई दिक्कत? तो ये जो डेफिनेशन इतनी थी ना, यहां से ये प्राइवेट कंपनी मीन से लेके यहां तक, ये तो समझ में आ गई सर, इतनी कहानी तो समझ में आ गई। लेकिन आगे क्या लिखा है कि हर कंपनी का एओए होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और बोला गया कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ लिखा होगा, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, विच का मतलब प्राइवेट कंपनी, बाय इट्स अपने ही आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। वो पहली रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे सर, लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एंड बाय विच इट्स आर्टिकल restricts the right to transfer its shares. Is there any difference between restrict and prohibit? restrict का मतलब है कि आपको ये काम करने के लिए पहले कुछ कंडीशंस लगानी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो काम कर लेना। लेकिन प्रोहिबिट का मतलब है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये काम कर ही नहीं सकते। तो प्रोहिबिट का मतलब है कि एब्सोल्युटली आपको मना कर दिया गया है कि आप ये काम करेंगे ही नहीं। बट रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कर सकते हो, बट पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर कंडीशन फुलफिल कर ली तो कर लेना, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर ये काम नहीं कर पाओगे। काम क्या है सर? पहले नंबर पे कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो क्या आप अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस और नो? बताओ भाई, क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या प्रोहिबिट किया गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? अगर वर्ड लिखा होता प्रोहिबिट तो फिर शेयर्स ट्रांसफर हो ही नहीं सकते थे। यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्ट। इसका मतलब शेयर्स ट्रांसफर हो तो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर कंडीशन फुलफिल करी तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फिर यहां पर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये रिस्ट्रिक्शन कहां लिखी होगी? उसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में, उसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में। उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा होगा कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर करने हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। अगर रिस्ट्रिक्शन में दी हुई कंडीशन फुलफिल कर ले गए तो ट्रांसफर कर लेना, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करने देंगे। जैसे एक कंडीशन जनरली लिखी होती है कि आप कभी भी अपनी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक ऑप्शन दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये 3 कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 3 शेयर होल्डर हैं। कौन कौन? ए बी एंड सी। ए अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है,
तो आर्टिकल्स में ये रिस्ट्रिक्शन लिखी हो सकती है कि ए, अगर तुम अपने शेयर्स बेचना चाहते हो तो पहले किसको मौका दो, बी को और सी को। अगर बी और सी शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो तुमसे खरीद लें, अगर वो शेयर नहीं खरीदना चाहते तो तुम किसी थर्ड पर्सन को बेचना। इसका मतलब बेचने का पहला राइट किसको दे दिया गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये एक रिस्ट्रिक्शन, ये कैसी रिस्ट्रिक्शन है, एक नॉर्मल सी रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रही सारी बातें? देख लो, कुछ पूछना है तो बता दो अभी भी। क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सेकेंड नंबर, except in case of one person company। ये वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया है। ये ओपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, ओपीसी। ये 1956 कंपनीज एक्ट में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये नया कंसेप्ट लाया गया। सर, जब हम पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते थे ना, तो हम ऐसे बोलते थे कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम, और 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर। देखो, जितने भी नए नए वर्ड यूज हो रहे हैं ना, तुमको धीरे धीरे करके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बट 4-5 क्लासेस लगेंगी, तो ध्यान देना। अभी जैसे नया वर्ड शुरू हुआ, यूज हुआ डायरेक्टर, है ना। इसी तरीके से हम लोग एक कभी कभी बोलते हैं शेयर होल्डर, कभी कभी बोलते हैं मेंबर। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? वैसे तो ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है, वो समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि सर हम ऐसे बोलते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा। सर, मान लीजिए मैं अकेले अपनी कंपनी चलाना चाहता हूँ, अकेले, और मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट 1956 की, और कंपनीज एक्ट 1956 कह रहा है कि मिस्टर गगन, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो या तो प्राइवेट कंपनी बनाइए या पब्लिक कंपनी। मैंने बनाई प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मेरे को 2 शेयर होल्डर चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए। मैं अकेला हूं। अब मैं बगल में अपने साथ किसको खड़ा करूं? अब मैं किसी ऐसे पर्सन को खड़ा करूंगा जो भी बिजनेस करता होगा, तो वो मेरी बिजनेस में टांग लड़ाएगा। मैं अकेला काम करना चाहता हूं, इसलिए जनरली लोग क्या करते थे, अपनी वाइफ को कंपनी का डायरेक्टर बना देते थे, कंपनी का शेयर होल्डर बना देते थे। और हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 1956 की, इंडिपेंडेंस के बाद की। उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के हालात थे ना, वहाँ पे गर्ल्स को, विमेंस को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सिर्फ एक हाउस वाइफ बना के रखा गया था कि बस तुम हाउस वाइफ बनो, घर संभालो, कहानी खत्म। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की सोच थी, मेंटालिटी थी। आज वो मेंटालिटी चेंज हो गई है, इसीलिए लॉ भी आज चेंज कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था, पहले की सीधी सादी घर की लेडी, उसको बना दिया जाता था कंपनी का डायरेक्टर। एक होते थे लाला, एक होती थी लाली। एक कौन होते थे? और एक होती थी उनकी वाइफ लाली। लाला के सारे काले करतूतों के चक्कर में बेचारी फंस कौन जाती थी? लाली। लाली को कुछ नहीं पता था, उसके लाला जो कहते थे लाली वो कर देती थी। जहां जहां लाला सिग्नेचर करने को कहता था, वहां वहां लाली सिग्नेचर कर देती थी। लाली को बिल्कुल नहीं पता था कि वो डायरेक्टर भी है। लाली को तो बस इतना पता था कि हाँ, हमारे पति देव ने बोला है, पति परमेश्वर ने बोला है, साइन कर दो, साइन कर दिए। क्योंकि सर ध्यान से, भले ही लाली पढ़ी लिखी ना हो, बट लाला को भरोसा सबसे ज्यादा किस पे है? अपनी ही लाली पर। तो उसी को वो क्या बना देता था? कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का डायरेक्टर। लाली बेचारी फंस जाती थी। लाली कह रही हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको फंसा दिया गया। लेकिन उस लाला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसको कंपनी बनानी थी तो 2 लोगों की जरूरत तो थी ही थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए लॉ मेकर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 में एक ऑप्शन निकाला कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अकेला काम करना चाहता है तो वो अकेला बंदा भी कंपनी बना सकता है, उसको अपनी लाली को फंसाने की जरूरत नहीं है। वो अकेला काम करे और वो कौन सी कंपनी बना ले? 1 पर्सन कंपनी। अकेला आदमी, अकेला पर्सन काम संभाल सकता है। आधी बात समझ में? बिल्कुल पक्की बात। सर आप तो ना बिल्कुल बिल्कुल ही गलत तरीके से सोसाइटी को लेके चले गए। ऐसा भी तो हो सकता है लाली कंपनी बनाना चाहती हो और लाला को फंसा दे। ये नहीं पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे लाली भी अगर अपनी अपनी कंपनी बनाना चाहती है अकेले, तो क्या वो बना सकती है आज? हाँ, बना सकती है। क्या नाम देंगे उस कंपनी को? 1 पर्सन कंपनी।
लेकिन अभी हमने क्या बोला कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, मतलब 1% कंपनी को यहां से हटा दीजिए, उसके अलावा लिखिएगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी limits the number of its members, limits the number of its members to 200 to 200। देखो मेरी बात सुनो, तुमको मैं ऑफर देता हूँ, जिस भी बच्चे के GIGL में या कंपनी लॉ में पढ़ने के बाद कम से कम 85 मार्क्स मिनिमम, तो तुम लोग अगर 85 मार्क्स लेकर आते हो, वैसे तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स क्वाइट पॉसिबल है ना, 82, 83, 84 इतने मार्क्स तो आ ही जाते हैं। 85 मार्क्स लेकर आते हो तो सर एक बुक आती है कंपनी लॉ की, रमैया, सुनिए कभी? रमैया बुक आती है, रमैया, AR रमैया एक ऑथर हैं, उन्होंने कंपनी लॉ की बुक लिखी है, नाना करते भी 10,000 पन्नों की। कितने पन्नों की? 10,000, मतलब इतने मोटे मोटे 6 वॉल्यूम है जिसमें कंपनी लॉ एक्सप्लेन्ड है। उससे ज़्यादा डिटेल में तुमको कंपनी लॉ कहीं नहीं मिलेगी। 11,500 की बुक आती है, 11,500 की, मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट मिलेगी, लेकिन तुम उसको सर कैसी चीज़ दे रहे हो, मतलब एक तो पढ़ा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो फिर आगे फिर पढ़ना। हाँ तो वो, और आज भी फाइनल के 2 बच्चे ले चुके हैं वो बुक एथिक्स में मेरे से पढ़ के, 85 मार्क्स स्कोर करके 2 बच्चे। सर मतलब आपने 23,000 रुपये खर्च किए, करने पड़े क्योंकि कमिटमेंट की हुई थी। तो सर वो जो बुक है ना वो बहुत अच्छी बुक है, भले ही ऑल्दो वो बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है, और हम वो पूरी बुक याद भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि AR रमैया ने अकेले ही वो किताब बना दी, उनके साथ भी नाना करते भी कम से कम 20 से 22 लोगों का पैनल है ऑथर्स का, जिन सब लोगों ने मिलकर वो बुक तैयार की। सर उस बुक में ऐसा क्या है, सर उस बुक में ना सिंस जब से कंपनी लॉ बना तब से लेकर आज तक का हर चीज़ दिया हुआ है, हर नोटिफिकेशन, हर सर्कुलर, हर सेक्शन पे जितने जजमेंट आई हैं वो सारी की सारी जजमेंट उसमें लिखी हुई है। मतलब उस पर्टिकुलर, हम ऐसे बोलते हैं जैसे सेक्शन 1 हम लोगों ने पढ़ा, तो सेक्शन 1 अभी हम लोगों ने ऐसे देखा नहीं, वैसे सेक्शन 1 ये कहता है कि ये लॉ कब से इफेक्टिव होगा, ये लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब ये लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और उसकी एप्लीकेबिलिटी पड़ी। रमैया की बुक उठाएंगे तो 40 पेजेस में तो सेक्शन 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, 40 पेजेस में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ सेक्शन 1। तो 470 सेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने नाना करते भी 11,000 के आसपास पन्ने ले लिए और इतने मोटे मोटे 6 वॉल्यूम बना दिए। सर तो क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? हाँ, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब बेयर एक्ट देखोगे तो इतना सा आएगा, उनकी बुक देखोगे तो इतनी बड़ी आएगी, इतना बड़ा बंडल आता है। जब तुम कैरी करके ले जा रहे होगे ना तो तुम्हारे घर वाले भी कहेंगे हाय मेरा बच्चा कितना पढ़ता है, भले तुम उसको पढ़ो या ना पढ़ो, बस तुम कैरी करके घर में रख दो तो उनको लगेगा हैं तुम इतना पढ़ते हो, हाँ तुम्हारी इज्जत होने लग जाएगी घर में, है ना। हाँ, कितने लोग बाहर से आए हैं, बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, 1 2 3 4, तुम लोग ना घर थोड़ा कम कम जाया करो, तुम जितना ज़्यादा घर जाओगे ना घर वाले इज्जत कम देंगे। 6 महीने बाद जाओ, 8 महीने बाद जाओ, साल भर बाद जाओ, ऐसे लाल दुलार करके ऐसे ये अरे मेरा बच्चा आया है, अरे मेरा राजा बेटा, ले बेटे क्या खाएगा मेरा बेटा, क्या खाएगा, ले। तुम 4-5 दिन तक रहोगे ना तो तुमको हर वो चीज़ मिलेगी जो तुमको अच्छी लगती होगी। और कहीं तुम अगर हर महीने घर पहुंच रहे हो, हफ्ते भर में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, पहले दिन जब जाओगे तब तो चलो ठीक होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाल दुलार कर रह जाएगा, अगले दिन कहेंगे चलो चलो बाहर चलो, बहुत देर हो गए। तो कोशिश करिए जितने लोग बाहर से आए हैं अपने अपने घरों में थोड़ा लंबे समय के बाद जाएं, ज़्यादा इज्जत मिलेगी। जो यहीं है वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो घर में है ना, वो तो घर में ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये होता है ना। जैसे हम भी वैसे ना क्या होता है, जैसी छुट्टी मिलती है तुरंत घर पहुंच जाता हूँ मैं, तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि मैं अगर थोड़ा रुक के जाऊँ तो ज़्यादा इज्जत मिलती है, हाय मेरा बच्चा आया है। और अगर मैं हफ्ते भर में पहुँच जाऊँ तो उनको लगता है बेकार है कभी भी मुँह उठा के आ जाता है, कोई इज्जत नहीं देने की जरूरत है, सब ऐसे घर के ही हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे मेरी बहन अगर घर जाती है तो जैसे हम लोग लखनऊ जाते हैं, अभी लखनऊ से सीतापुर जाते हैं, तो लखनऊ अगर हम लोग जा रहे हैं तो बहन को लेने के लिए गाड़ी आ रही होती है, जब हम लोग पहुँचते तो कहते हैं चुपचाप बस से आ जाओ। कोई इज्जत नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की, है ना। मतलब हम लोग जाते हैं कि हम लोग को घर जाना है तो हम लोग बोलते हैं ट्रेन की टिकट बुक करा के आ जाओ, बस की टिकट बुक करा के आ जाओ। बहन को जाना है फ्लाइट की टिकट बुक करा के लखनऊ जा रही है, फिर लखनऊ गाड़ी भी जा रही है,
लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी है, बहन उतर रही है, ओ भाई ड्राइवर लेकर आ रहे हैं, ओ हो, हम जा रहे हैं, तो कह रहे बस से आ जाओ चुपचाप। ड्राइवर को और फ़ोन करके बोल देते हैं कि फ़ोन करेंगे तो मना कर देना, कहना भैया मना किए, क्या करें, होता है ऐसा, क्या करना पड़ा। हाँ सर, क्या लिखा है कि अच्छा जितना पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इतना ना पढ़ना, इतना ना पढ़ना, इसको ना पढ़ो, इसको नहीं पढ़ो। बचा पोर्शन क्या लिखा है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। इसका मतलब मेंबर यहां पे कौन है, शेयर होल्डर्स। मेंबर यहां पे कौन है, शेयर होल्डर। और ऐसे बोल दिया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, 200, 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स आपकी प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते। इस चीज की आपके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है, लिमिट। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ध्यान से, सेक्शन 2 क्लॉज 68 के सब क्लॉज 2 में कंपनीज एक्ट 2013 ने लिमिट लगा रखी है कि एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। लेकिन सर इस 200 से ज्यादा मेंबर्स, जो ये मेंबर्स लिखे हैं ना, इनकी इंटरप्रिटेशन इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में ही आगे लिखी है। लिखेंगे सर, आगे लिखेगा, इसी में लिखेगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, then they shall for the purpose of this clause be treated as single member। इसका मतलब सर, अगर एक प्राइवेट कंपनी में मैं और मेरी वाइफ जॉइंट ओनरशिप में एक शेयर परचेज कर लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो हम कहलाए जाएंगे उस शेयर के जॉइंट ओनर्स। क्या कहलाए जाएंगे, जॉइंट ओनर्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मी एंड माय वाइफ इज हैविंग जॉइंट ओनरशिप ऑफ द शेयर ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। अब ये जो 200 मेंबर्स की लिमिट है, उस 200 मेंबर्स की लिमिट के लिए मैं और मेरी वाइफ 2 मेंबर नहीं गिने जाएंगे। क्या काउंट किए जाएंगे, 1 मेंबर। इसका मतलब अगर प्राइवेट कंपनी के केस में कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर ज्वाइंट ओनरशिप में शेयर्स होल्ड करता है, तो उस सिचुएशन में वो ज्वाइंट को ओनर्स जितने भी हैं वो इस 200 मेंबर्स की लिमिट के लिए एक ही माने जाएंगे। एग्जाम्पल सुनिएगा, पहले देख लीजिएगा, नोट वोट बाद में करिएगा। सर एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है सर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से, इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 1000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 1000 ऑफ ₹100 ईच, ठीक। तो इसका मतलब इनकी जो शेयर कैपिटल हो गई है वो 1 लाख रुपीस की हो गई है। कितने रुपीस की हो गई है, 1 लाख। 1 लाख रुपए से कंपनी बनी है। अब ध्यान से सुनिए, शेयर्स टोटल कितने हैं, 1000। सर 250 शेयर्स इस कंपनी के मिस्टर ए के पास है। किसके पास है, मिस्टर ए के पास। 200 शेयर्स इस कंपनी के मिस्टर ए, मिसेस ए, मिस ए, मास्टर ए, इनके पास है।
जॉइंट ओनरशिप में। कौन सी ओनरशिप में? जॉइंट ओनरशिप में। 150 शेयर्स मिस्टर सी, मिसेस सी और मिस सी के पास है। ठीक सर, टोटल शेयर कितने हो गए हैं? टोटल शेयर कितने हो गए हैं? 600। कितने हो गए हैं? 600। फिर 250 शेयर्स और आखिरी में 150 शेयर्स। ध्यान से देखिएगा जरा। 250 शेयर्स हैं सर। एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक सर। और 150 शेयर्स हैं सर आखिरी में। एक है मिस्टर पी और एक है उनकी वाइफ मिसेस पी। क्या एग्जाम्पल जो लिखा है समझ में आया? अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर। ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और उसके कंपनी में टोटल 1000 शेयर हैं। सर ये तो हमको पता लग रहा है कि उसकी कंपनी के नाम में ही प्राइवेट लिखा है, इसलिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर वो प्राइवेट कंपनी होने की वजह से ये सारी कंडीशन फुलफिल करती होगी। और अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि इस एग्जाम्पल में बताओ कि इस कंपनी के टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो क्या बोलोगे? इस कंपनी के टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो क्या बोलोगे? एक मेंबर है मिस्टर ए, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई डाउट भी नहीं है। वो एक इंडिविजुअल है, उसने अपने नाम से कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं? 250। वो एक मेंबर है, 250 शेयर्स जो होल्ड करता है। दूसरे नंबर पे 200 शेयर्स हैं। 200 शेयर्स किसने किसने होल्ड किए हुए हैं? मिस्टर ए, उनकी वाइफ मिसेस ए, उनकी बेटी मिस ए, उनका बेटा मास्टर ए। इन चारों लोगों ने मिलकर ज्वाइंट ओनरशिप में कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं? 200। क्या मैं बोल दूं कि अभी जो हम सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 में जो लिमिट पढ़कर आए हैं, उस लिमिट के पहले प्रोवाइजो में ये लिखा है, उस लिमिट की पहले प्रोवाइजो में ये लिखा है कि अगर कोई शेयर होल्डर कोई शेयर जॉइंट ओनरशिप में होल्ड करता है तो इन दैट सिचुएशन वो इस प्राइवेट कंपनी के लिए एक मेंबर काउंट होगा। कितना मेंबर काउंट होगा? एक। मतलब 4 को ओनर्स हैं बट फिर भी वो क्या काउंट होंगे? एक। फिर आगे बढ़े तो 150 शेयर्स हैं जो किसने होल्ड किए हुए हैं? मिस्टर सी, उनकी वाइफ मिसेस सी, उनकी बेटी मिस सी। 3 अलग लोग हैं बट अगेन ज्वाइंट ओनरशिप है, इसलिए क्या काउंट किए जाएंगे? सिर्फ एक मेंबर। आगे बढ़े 250 शेयर्स जो कि एक कंपनी ने होल्ड किए हुए हैं, जिस कंपनी का नाम क्या है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। वो भी एक कंपनी, एक मेंबर काउंट की जाएगी। और आखिरी में आए 150 शेयर्स जो किसने होल्ड किए हुए हैं? मिस्टर पी और मिसेस पी। सिर्फ 2 को ओनर हैं बट फिर भी ये क्या ट्रीट किए जाएंगे? एक मेंबर। तो हम यहां पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर अगर काउंट करने बैठेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक मेंबर तो ये हो गया 1 मेंबर, ये भी कितने मेंबर हो गए? 1 मेंबर, ये भी कितने मेंबर हैं? 1 मेंबर। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, ये इसलिए दिखाने के लिए दिया है कि तुम ये ना सोचना कि अगर 2 को ओनर है तो ही एक मेंबर है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, अगर वो को ओनर्स हैं तो वो एक ही मेंबर काउंट किए जाएंगे। तो एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, एक आखिरी में ही मेंबर ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए सर? 5। अब लग रहा है कि 200 की लिमिट बहुत ज्यादा होगी। अब लग रहा है ना कि शायद 200 की लिमिट भी अच्छी खासी है, कोई कम नहीं है। ठीक है बात? ठीक है सर, नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल बेटा नोट करने बहुत जरूरी हैं, एग्जाम्पल समझने भी बहुत जरूरी हैं। क्या हो गया है? ढेर हो गया है? ढेर हो गए? आज तो मरून कलर की टी शर्ट पहन के आया भाई साहब, दूर से ही चमक रहा है। मैं बताया जब जेआई जल की क्लास ले रहा था मेरी आंखें एकदम ऐसे लगा था, ओ शर्मा गया बेचारा, ब्लश कर रहा है। कह रहा है इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि मरून कलर की टी शर्ट पहनने के बाद इतना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया एग्जाम्पल? कुछ पूछना है तो बताऊं? अभी इसका एक प्रोवाइजो और है और अभी सब क्लॉज 3 भी है। मतलब अभी तुम लोगों ने एक ही 2 ही क्लॉज की ना, क्लॉज 3 भी है। फिर ऐसे तो सिलेबस हो गया। तो अभी तो कोई बात नहीं, संडे संडे में खींचूंगा फिर मैं, अभी तो कोई बात नहीं। ठीक है,
सारी फेस टू फेस ही होंगी, ऑफलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं लूँगा मैं, अब सब ऑनलाइन, यही मतलब फेस टू फेस ही लूँगा, ऑनलाइन कुछ नहीं। ये सही है ना, ये बढ़िया है, आराम से बैठे भी हैं। घर में तो अब तो फैल चुके होते तुम, घर में तो तुम अब तक लिंक सेव करते हो और कहते हटाओ शाम को देखेंगे। है दिमाग खराब है हमारा, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, जीना आराम करके रखा हुआ है हमारा, सुबह दोपहर शाम क्लास ही करते रहो। यहाँ तो क्या है कि अब बैठ गए हो तो बैठ गए हो, उठ नहीं सकते, क्या करें सर बस। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा इसके डेफिनेशन के बाद ही एग्जाम्पल नोट कर लिया ना, जगह तो छोड़ी नहीं होगी डेफिनेशन में, कोई बात नहीं। अभी इसका ना सेकंड प्रोवाइजो भी है, बट सेकंड प्रोवाइजो भी हम नहीं पढ़ रहे। चलो सेकंड प्रोवाइजो के लिए तुम एक पैराग्राफ की जगह छोड़ दो, ना करते भी 7-8 लाइन होगी, ठीक है, और उसके बाद लिखो एक थर्ड क्लॉज, लास्ट क्लॉज। अरे वो प्रोवाइजो छुड़वा दिया क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन लंबा है, थर्ड क्लॉज छोटा सा है, थर्ड क्लॉज लास्ट क्लॉज है, खत्म करते हैं इसके बाद। हाँ लिखिए, prohibits any invitation, prohibits any invitation to the public, to the public to subscribe, to subscribe for any securities of the company। यहां वर्ड रिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा है, मतलब यहां हम ऐसे बोलेंगे किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकते सर? अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन देना चाहे, अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को एडवर्टीजमेंट देके ये बोलना चाहे कि आओ पब्लिक मेरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो, तो ये करना अलाउड नहीं है। इनविटेशन जनरली प्रोस्पेक्टस के तौर पे भी दी जाती है। किसके तौर पे? प्रोस्पेक्टस के। और यहां पर प्राइवेट कंपनी को बोला गया कि वो प्रोस्पेक्टस बनाना चाहे बनाए, लेकिन वो पब्लिक में प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करके ये नहीं कह सकती कि आप आइए और हमारी कंपनी के क्या ले लीजिए, शेयर्स ले लीजिए। हाँ, आप खाली अपने इंटरनल मेंबर्स के लिए प्रोस्पेक्टस बनाना चाहें, कंपनी की इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दे दीजिए, पब्लिक को नहीं देंगे। तभी तो कह रहे 200 मेंबर्स को तो इन्फॉर्मेशन देनी है ना अपनी कंपनी के बारे में। अगर तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चे हैं तो क्या उन 100 बच्चों को ये नहीं बताओगे कि हमारे स्कूल में क्या होता है? तो इसीलिए जनरली प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनीज ही बनाती हैं। प्राइवेट कंपनी बनाना चाहे बनाए, बट वो पब्लिक में सर्कुलेट नहीं कर सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती। प्रोहिबिट कर दिया, ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को सुनना, कि प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट लाके पब्लिक से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि आप आइए और हमारी कंपनी में शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या डिवेंचर सब्सक्राइब करवा सकती है? यस, स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, लिखा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी क्यों ना हो, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी क्यों ना हो, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन देकर उसके सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती, किसी भी सूरत में नहीं दे सकती। जितनी मर्जी कंडीशन क्यों ना फुलफिल कर ले, वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को कभी भी इनविटेशन देके अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने का मौका नहीं दे सकती। क्लियर है बात? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में 3 क्लॉजेस पढ़े, 1, 2, 3।
पहला क्लॉज क्या था, रिस्ट्रिक्शन लगी थी किसके ऊपर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थी, प्रोहिबिशन नहीं था। दूसरे पे लिमिटेशन थी ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज मैक्सिमम 200। तीसरी अभी पढ़ी कि प्रोहिबिशन लगी है किस चीज पे, कि आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनी। क्लियर है बात। एक प्रोवाइजो पढ़ा अभी सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ा। जो फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ा वो फर्स्ट प्रोवाइजो क्या था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी कंपनी में ज्वाइंट ओनरशिप में शेयर होल्ड करता है तो उनकी ज्वाइंट ओनरशिप के जितने भी को ओनर्स हैं उनको हम एक मेंबर काउंट करेंगे, एक से ज्यादा काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी सेकंड प्रोवाइजो रह गया क्लॉज 2 का, क्या रह गया, सेकंड प्रोवाइजो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना रिवाइज करके आइएगा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।